चेक कर लो जा रही कि नहीं। लग गया। ऑनलाइन है आवाज। Okay, friends, good afternoon. As usual, I am GP Singh, presenting you the video session of current affairs since last 24 hours. Yesterday we met current affairs. Now again some new incidents happen. कुछ नई घटनाएं हुई जिनको लेके हम जो हैं आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है। And you know my name is GP Singh and today is 2nd of August 2023 and this content has been prepared by our team at Savan Foundation। जो सवर्ण फाउंडेशन के तत्वाधान में जो सवर्ण कोचिंग चल रही है उसमें हमारी टीम ने बनाया है। मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। तो अब इसको शुरू करते हैं। परिचय तो लगभग रोज हो ही जाता है। आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें से शुरुआत करते हैं। तो वो एक घटना एनर्जी से संबंधित है। चीन ने सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया। इसमें सिंपल फैक्ट है, चीन ने हाल में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन का संचालन किया है जो कथित तौर पर एक वर्ष के लिए 36,000 घरों को बिजली दे सकती है। 16 मेगावाट टरबाइन। इसका नाम है MYSC 16260। एक अपतटीय पवन फार्म है। अपतटीय मतलब समुद्र तट के पास में है और सबसे बड़ा है। 67 मंजिल इमारत से भी ऊंचा है। इसमें फुटबॉल मैदान की लंबाई से दुगने व्यास वाले रोटर ब्लेड हैं। सोचो आप इसका कितना यह होगा। इसको का फोटो देखने लायक है। देखते हैं, सर्च करते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। MYSC 16260। World's largest wind turbine is now fully operational and connected। ये बोलता है ऑफशोर विंड टरबाइन। ऑफशोर मतलब यह है कि समुद्र के किनारे, आप कभी समुद्र के पास यदि गए हुए हों, कोई समुद्र तट हो जैसे भारत में ही है, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो उन हवाओं की गति को इस्तेमाल करके वीडियो इमेजेस, इसमें ये इमेज इसका है। इसमें मल्टीपल लगाया गया है, लग रहा है ना।
प्रकार से लगाया गया है ना। आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं, MYAC 16/260 करके यदि आप निकालेंगे, इमेजेस देखेंगे, और यदि उसके बारे में पढ़ना भी चाहते हैं तो यू आर फ्री, आई नो यू विल डू इट। मैं कहूँ ना कहूँ आप तो करेंगे ही इसको, या नहीं भी करना चाहेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ बता दिया जा रहा है। फिलहाल इसका मैंने थोड़ा सा परिचय दे दिया, और ये अब देखेंगे अपन जो है रोटर ब्लेड जो है, इसमें थोड़ा सा आपको और चीजें मैं ऐड कर देना चाहता हूं। देखिए जो बिजली का उत्पादन है, अभी कल परसों में मैं बता रहा था कि उसमें सैद्धांतिक रूप से कोई बहुत कठिन नहीं होता है। केवल ये करना होता है कि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो और उसमें एक हम बिजली का कॉइल, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो और एक बिजली का कॉइल हो इस प्रकार से, या गोल भी हो सकता है। इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम नचाते रहें, अपने आप बिजली मिलती जाएगी। लेकिन ये तो सिद्धांत हो गया, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं, क्योंकि जब नचाते हैं तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर होता है। उसको करने के लिए हमको शक्ति लगानी पड़ती, शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड भी पाना, उपलब्ध करना, ये एक अलग इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो कि यहाँ पे हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको नचाने के लिए तमाम चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि जल विद्युत परियोजना होती है, तो उसमें जल की धार जो गिरती है उसको इस रोटर पे हम लगातार डालते हैं और रोटर रोटेट करने लगता है और वहां बिजली का उत्पादन होने लगता है। पवन से अगर करते हैं तो पवन से वो ब्लेड चलते हैं और वो ब्लेड कनेक्टेड रहते हैं उस रोटर से, जिसको वो नचाता है इस कॉइल को। और ये कॉइल जो है चुंबकीय क्षेत्र में नाचता रहता है और उसके बाद जो है ये बिजली का उत्पादन ऑटोमेटिक होता रहता है। लेकिन उसमें जब प्रैक्टिकल स्तर पे जाते हैं तो ढेर सारी दिक्कतें भी होती हैं। खासतौर से जब हम बड़ा सा बनाते हैं तो जितने बड़ी प्रोजेक्ट रहेगा उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस तरह से होता है। कुल मिला के इसका यही परिचय है कि फुटबॉल की लंबाई से दोगुने व्यास वाले रोटर ब्लेड हैं। जो रोटर ब्लेड को फोटो में दिखलाया ना, इसे 3 रहते हैं, तो उनकी जो लंबाई है काफी बड़ी है। और जब समुद्री तट पे हवा चलेगी तो वो अपना हवा के दबाव से नाचेंगे, और नाचेंगे तो कनेक्टेड जो है हमारा ये टरबाइन चलेगा और ये अपना बिजली का उत्पादन होता रहेगा और हवा लगातार चलती रहती है। उसमें एक चीज है कि आप सुने होंगे जिसको कि बोलते हैं लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो दिन के समय समंदर से पृथ्वी की तरफ हवा आती है और रात के समय पृथ्वी से समंदर की तरफ हवा जाती है। तो हमारे रोटर ऐसे होने चाहिए कि इधर से हवा उधर जाए या उधर से हवा इधर आए, उसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए तो वो नाचता रहे। तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि कोई कहे कि नहीं रात में कैसे होगा। बाकी जो सोलर वगैरह लाइट वाली लाइट होती है तो उसमें ये दिक्कत होती है कि रात में जब सूरज ढल जाता है तो सोलर पैनल पे फिर काम नहीं करेगा, तो उसको स्टोरेज की दिक्कत होती है कि फिर हम उसको बैटरी वगैरह चार्ज करके उसको स्टोर कर लें, फिर उस बैटरी से रात में लाइट में। लेकिन ये जो पवन चक्कियां हैं उसके साथ ये दिक्कत है कि समुद्र तट पे जहां तेज हवा चल रही है या थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पे, पहाड़ों पे भी आप जाए, छोटी सी पहाड़ी भी हो तो वहां पे काफी तेज हवाएं चलती रहती हैं
तो केवल उन्हीं जगहों पे पवन चक्की हो सकती है। पन चक्की उन जगहों पे हो सकती है जहां पानी का बहाव हो, गिर रहा हो झरने जैसा, तो वहां पे पन चक्की होती। पन चक्की मतलब पानी की चक्की। और पवन चक्की जो होती है वो हवा वाली जगह पे हो सकती है। बाकी और जगहों से हम कृत्रिम तरीके से करते हैं। थर्मल जो होता है तो उसमें हम कोयले से पानी को गर्म करते हैं, फिर भाप की तेज धार निकालते हैं, वो भाप की धार फिर रोटर पे पड़ती है और रोटर नाचता है। इस तरह से लगभग बिजली का उत्पादन का एकमात्र फॉर्मूला है कि उसको गोल गोल नचाते रहो। अब अपन आ जाते हैं NHPC लिमिटेड। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, शायद इसका मतलब होगा, और भी कुछ हो सकता है। तो दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के MOU पर हस्ताक्षर किया। अलिम्को, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, जैसे पैर में वगैरह में लगाते हैं, तो मोस्टली वही करता है ये। इन्होंने MOU पे हस्ताक्षर किया है, मतलब वो कुछ धन वगैरह उपलब्ध कराएंगे NHPC वाले, और ये अलिम्को वाले सहायक उपकरण उपलब्ध कराएंगे। राज्यसभा ने मध्यस्थता विधेयक 2021 पारित किया। अब ये 2021 का विधेयक था, वो 2021 का था और अब जाके पारित हुआ है। तो इसमें केवल ये है कि मुकदमे पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक बनाता है। तमाम तरह की मध्यस्थता होती है, इंडस्ट्रियल होता है और म्यूचुअल जो परिवार में भी होता है, परिवार अदालतों में भी मध्यस्थता का काम बनते हैं। और मुख्यतः ये इंडस्ट्रियल होता है, दो पार्टियों के बीच अपना कुछ लेन देन या शर्तों का झगड़ा होता है तो मुकदमा होता है। उसके पहले ये होता है मध्यस्थता कर दिया जाए, एक बार शायद उसी से मामला सुलझ जाए। तो पहले वो अन्याय अनिवार्य था, लेकिन अब उसको स्वैच्छिक बना दिया गया है। तो जरूरी नहीं कि आप करें, और यदि करें तो कम तय समय से कम में ही पूरा हो जाए, उसका समय आधा कर दिया गया। जल्दी से आप मध्यस्थता करके फिर मुकदमे की कार्रवाई करना हो तो ठीक है, नहीं तो मध्यस्थता करके मामले को खत्म कीजिए। तो राष्ट्रीय ध्वज बेचेगा, 15 अगस्त तो आ रहा है, तो ये इंडिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 1 लाख डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज बेचेगा। ये जो है झंडे सभी डाकघरों ई पोस्ट ऑफिस की सुविधा से माध्यम से भेजे जाएंगे। ई पोस्ट ऑफिस का भी उसमें है, ई पोस्ट ऑफिस पे आप जाके कर सकते हैं, उसको मंगा सकते हैं। 11% GST का संग्रह बढ़ा है। तो ये 1.65 लाख करोड़, मतलब करोड़ भी ऐसा नहीं कि 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, लाख करोड़, बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब ये सब पैसा सरकार के पास जाएगा तभी तो सरकार खर्च करेगा। इतना सब कर रहा है, सड़क पुल हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बैंक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो सरकार के पास पैसा जाएगा तभी तो करेगा। जो अच्छा, ये YOY होता है, आपने कहीं टर्म पढ़ा होगा, ईयर टू ईयर। 2022 के जुलाई में जो जितना था, जुलाई 2022 के में जितना था और जुलाई 2023 में जितना राजस्व मिला, वो राजस्व GST वाले माध्यम की बात हो रही। और भी तरीकों से सरकार राजस्व वसूली करती है, फिलहाल GST
के माध्यम से जितना वसूल हुआ, तो वो पिछले ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हैं हर महीने का, तो ये 11% इंक्रीमेंट है ना। ये आपको दिखलाई दे रहा है क्या? एक ये बहुत बड़ा सामाजिक संकट है, सामाजिक रोग है, नशीली दवाओं। अब नशीली, कुछ तो नशीले पदार्थ जो व्यसन होते हैं और कुछ नशीली दवाएं भी होती हैं। जैसे एनेस्थीसिया में नशीली दवाओं की जरूरत पड़ती है, या पेन किलर के रूप में, या स्लीप डिसऑर्डर भी होता है किसी को, तो थोड़ा उसमें दवा के रूप में दिया जाता है हल्का सा नशा। और जो हमारी पुरानी उपचार की पद्धति रही है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, उसमें भी इसका वर्णन है। जो ओपियम, भांग इत्यादि का प्रयोग बहुत तरीके से उसमें व्यवस्थित ढंग से बताया गया है, तो उनका भी प्रयोग दवाओं के रूप में भी होता है। अब किसी चीज का आप सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, और उसको ले जाके खूब तेज चला के एक्सीडेंट भी कर सकते हो, अपना ही नुकसान करोगे, जिससे भिड़ोगे उसका नुकसान करोगे। तो चीजें हैं। अब उसका आप दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि व्यसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये चीजें सरकार ने देखा। इसमें फिर नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है नशा मुक्त भारत अभियान। इसमें कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया है, नेशनल एक्शन प्लान करके है। जागरूकता फैलाने के लिए भी इसको आता है, तमाम तरह के विज्ञापन आते हैं जो प्रिंट मीडिया में होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, सोशल मीडिया में भी अक्सर आता रहता है, आप देखते होंगे। यूनेस्को का चर्चा अभी कुछ दिनों पहले आया था, 2-4 दिन पहले, जो एक कौन सा मुंबई में स्टेशन था जिसको उन्होंने धरोहर की का दर्जा दिया था, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को, तो उसी ने जो है विरासत खतरे में जो विरासत है, वेनिस शहर है। आप अगर इसको देखेंगे तो वेनिस शहर बड़ा खूबसूरत शहर है, लेकिन उसमें जो है रोड की जगह पे जल द्वारा वो होता है? वेनिस शहर अगर आप देखेंगे तो इटली का शहर है, इटली का शहर है, आप खुद भी देख सकते हैं। ये शहर का एक नक्शा है, और इनके बीचों बीच ढेर सारी नहरें हैं रोड की जगह पे, है ना, और बहुत खूबसूरत लगता है। शायद आप में से कोई गया हो, नहीं गया होगा तो जाने का अवसर मिलेगा तो देखिएगा। लेकिन अभी क्या है कि तमाम बाढ़ और सूखे जैसी शहर दिक्कतें आ गई हैं। ये
आराम से नौकायन का आनंद लेते हैं, या यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी बना रखा है। देखिए रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और ये आने जाने का है, जल के किनारे लोग जो है इसका आनंद ले रहे हैं। हरिओम देख रहे हो ना, ये तस्वीर में ही देख के कितना खूबसूरत लगता है। ये जरा पेंटिंग जैसे लग रहा है, फोटोग्राफ जैसे नहीं लग रहा है। तो ये मुख्य रूप से वहां पे बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे ये पूरा सिस्टम ही इनका फेल हो गया है, जिससे उसको यूनेस्को ने खतरे वाली विरासत को उसको बताया है कि अब ये विरासत जो है खतरे में पड़ गया है। और जब एक बार ये डिक्लेयर हो जाता है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम प्रयास शुरू हो जाते हैं ताकि उसको बचाया जाए, और उसको फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब सरकार से और विभिन्न जो यूएन के एजेंसीज हैं उनसे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। आर्थिक और कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, उनको कंसल्टेंसी देते हैं ताकि वो इस चीज को बनाए रखें और उसमें जो कमियां गड़बड़ियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। तो अब इनका क्या बोल रहा है कि 45वां सत्र सितंबर यानी अगले ही महीने में रियाद सऊदी अरब में आयोजित होने वाला है। ये आप याद रखिएगा कि इनका रियाद सऊदी अरब में होगा। 2 अगस्त का इतिहास, 1858 में 57 में क्रांति हुई थी, तो फिर उसके बाद काफी अराजकता फैल गई थी। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका प्रशासन अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है, और उसके बाद जो है विधेयक पारित किया था। 1870 में विश्व का पहला भूमिगत रेलवे खोला गया था 1870 में। मतलब आप समझो, तब हमारे यहाँ तो रेल लगभग शुरू हुई थी, 1853 में रेल शुरू हुई थी, और बाकी और जगहों पे भूमिगत रेल भी खुल गया था उसी के 17-18 साल पहले हैं। रसायन विज्ञान के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय के नाम से जानते हैं, पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था, प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ था 1876 में। दोनों लोगों का एक ही दिन जन्म हुआ था, एक ही सन है और एक ही दिन है। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था, और पीसी रॉय साहब जो है वो प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक थे। और इसी दिन जर्मनी में 1934 में हिटलर ने अपने आप को वहां का शासक घोषित किया था, और जो किसी बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आया था तो उसको तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का काफी कारण बने थे हिटलर साहब। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी। 7 परियोजनाएं का मतलब यह है, अब स्वच्छ गंगा मिशन में क्या हो सकता है, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए क्या तरीका हो सकता है। एक तो उसमें जो गंदगी जा रही है उसको न जाने दिया जाए, और जो गंदगी ऑलरेडी जा चुकी है उसको सफाई किया जाए। मोटे मोटे सैद्धांतिक तौर पे ये 2 चीजें होंगी। तो अब गंदगी तो क्या है कि छोटा मोटा जाता ही रहता है। बड़े बड़े जो नाले हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में काफी इस तरह से था, वहां पे टैनरीज थी, चमड़ा पकाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं, और चमड़े से जो सामान बनते हैं खासतौर से जूते, बेल्ट, बैग एक्सेट्रा, ये जो बनते हैं, तो वो उनका सब पानी गंगा में पड़ता था। तो उनको धीरे धीरे हटाया गया, पहले तो उनका स्थान बदला गया और गंगा में न जा पाए पानी। तो इस तरह से बड़ी बड़ी गड़बड़ियां पूरे करने के बाद अब और भी देखा जा रहा है कि और भी कहां से गंगा में गंदगी वाला पानी, जो सीवेज कहते हैं, सीवेज मतलब जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है शहरों का, जो नालियां हम लोग के घर से निकलती हैं, जैसे आप किसी भी शहर में हैं, नहाया धोया, कपड़ा धुला या कुछ भी किया, नाली से पानी बाहर, घर की नाली से पानी बाहर के नाली में चला गया, वो नाली पानी बड़े नाली में गया,
वो नाले का पानी और बड़े नाले में गया, उसको कहीं पे जो है नदी नाले या कहीं पे डिस्पोज करते हैं। तो वो चीजें ना जाए, और अगर जाए तो जाने के पहले उनको इतना शुद्ध कर दिया जाए कि वो पेयजल के जितने शुद्ध हो जाए, तब उसको हम डालेंगे तो नदी में गंदगी नहीं जाएगी। और जो फिजिकल गंदगी है उसको हम रोक लें, और केमिकल गंदगी को इतना ट्रीटमेंट कर दें कि वो सारी गंदगी, केमिकल और बायोलॉजिकल गंदगी उसकी दूर हो जाए, उनको बाहर ही रोक ले और उनको फिर प्रॉपर डिस्पोजल कर दें, जमीन में गाड़ दें, आग लगा दें, या केमिकली उसको कुछ और भी करें, डिस्पोजल कर दें उनका। तमाम इस तरह से जो है तरीके हैं जिनसे कि हम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। और ज्यादा जब गंदगी हो जाएगी ना तो उसमें जलीय जीव जो है वो नहीं रहेंगे, और वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जलीय जीव तमाम ऐसे हैं जो कुछ गंदगियों को खा के समाप्त कर देते हैं, लेकिन अब उनको भी जरूरत से ज्यादा जहर अगर दे दिया जाएगा तो मर जाएंगे, तो जो गंदगी जो साफ कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो ये इसमें जैव विविधता का भी विकास की बात हो रही है, ठीक ना। और 7 परियोजनाओं में 4 उत्तर प्रदेश में है और 3 बिहार में होगा। नहीं, 4 उत्तर प्रदेश बिहार में है, 3 कहीं और होगा। 692 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक और हुआ है, जल पर्यटन साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दिया है। यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दिया है। ये ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे आगे बढ़ के कार्रवाई किया है। तो हमारे जो भाई उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अभी पीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन कल या परसों में जारी हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और सबके पास पहुंची गई होगी जानकारी। तो जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं उनके लिए ये खबर है, ऐसी तो हजारों खबरें आएंगी, तो उसको ध्यान से सुन लें। 10 वर्षों के लिए एक नीति का निर्धारण किया गया है, इस नीति पे सरकार चलेगी, कैसे सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित, वायु आधारित और जल मार्ग, बांधों, जलाशयों, इन सभी में साहसिक गतिविधियों पे, साहसिक गतिविधियां जिसको एडवेंचर गेम कहते हैं, पहाड़ पे चढ़ना या वाटर राफ्टिंग एक खेल होता है, वाटर राफ्टिंग करना, नदी के बहाव के खिलाफ जाना, या पैराग्लाइडिंग वगैरह होता है कि ऊंचाई पे चढ़ के और फिर ऐसे करके नीचे आना, ये आप देखे होंगे। पैराग्लाइडिंग आपको अगर ना अंदाजा हो तो ये आप देख सकते हैं। देखा होगा आप सभी लोगों ने, इसको देखा होगा, इस प्रकार से खेल होते हैं। ये भाई थोड़ा साहसिक खेल में आता है, क्योंकि अब ऐसे में तो डर जाएगा आदमी कि कहीं गिरे तो हाथ पर टूट गया, तो इसलिए इसको साहसिक खेलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये है। और भी है इसमें इमेजेस, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आइडिया करने के लिए है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे इमेज खेलना नहीं है, बस आपको एक आइडिया दिलाने का कि साहसिक खेल किसको कहते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा है पैराग्लाइडिंग वाला गेम हमारा कि जो कि भूमि, वायु और जल सब पे आधारित है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जिसको स्पीड बोट वगैरह की होती है, जल में रेस होती है स्पीड बोट वगैरह की, वो सभी थोड़े खतरे से संबंधित रहते हैं। मतलब उसमें खतरा हो जाए, चोट चपट लग जाए तो अच्छा खासा आदमी घायल हो जाएगा, तो इसलिए उनको जो है साहसिक खेल, एडवेंचरस गेम की बात करते हैं।
हम्म। उत्तर प्रदेश से ही सटा नेपाल है। नेपाल में एक जगह है, बहुत ही नजदीक जा सकते हैं, पोखरा। वहां पे बहुत ये पैराग्लाइडिंग और वाटर राफ्टिंग वगैरह होता है। एक नदी है नारायणी, उसमें वाटर राफ्टिंग करते हुए आप जाएंगे नेपाल में तो काफी लोग मिल जाएंगे। तो अब उस कल्चर को इधर भी लेके आना। हालांकि वहां का कुछ जो उच्चावचन है, टेरेन है, वो कुछ अलग है। वो पहाड़ है, वहां पे काफी चीजें मिल जाएंगी, बहुत तेजी से धार वाली नदियां मिल जाएंगी, और बहुत पहाड़ पे आप जाएंगे तो तेज हवाएं मिल जाएंगी। तो वो यहाँ उत्तर प्रदेश में उतना नहीं है, फिर भी कुछ कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा है। अपना उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र तो ज्यादातर उत्तराखंड में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये साहसिक खेल हो सकता है। उत्तर प्रदेश लगातार ज्यादातर मैदानी एरिया है, तो उसमें ये साहसिक खेल जरा उसका चांस कम मिलता है। और ये जो है एक मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा किया है, इसमें कि उन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस पहले शहीद बहादुरों को सम्मानित करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की है। इस अभियान में देश भर के उन लोगों को याद करने के लिए कार्यक्रम शामिल होंगे जिनमें देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। बहुत से ऐसे वीर हैं जो लोकल लेवल पे काफी, जिन्होंने बहादुरी किया, अंग्रेजों का सामना किया, और अंग्रेजों के बाद और भी जो स्वतंत्रता के बाद भी तमाम लोगों ने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, या प्राण अगर नहीं भी दिए तो काफी बहादुरी से लड़े। और उनको याद करना जरूरी है। ऐसे लोग हजारों लाखों की संख्या मिल जाएंगे हर गांव जिले में। एक दो इस तरह से किस्से होते हैं, एक दो लोग इस तरह से निकले हुए होते हैं, तो उनको याद किया जाएगा। लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख लगाए जाएंगे, ताकि हमको अपने जो परंपरा है, परिपाटी है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे हम जुड़े मानसिक रूप से और इमोशनल, भावनात्मक रूप से जुड़े, और हम अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते रहें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन में प्रेरणा बहुत जरूरी है। आपको ये बता दें, एक कोई अच्छा खासा स्वस्थ आदमी, खाया पिया हुआ आदमी हो, और वो एकदम से निराश हो गया, वो कुछ काम नहीं कर सकता। और 4 दिन का भूखा आदमी, दुबला पतला भी आदमी हो, उसको प्रेरणा हो कि अरे अभी वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा, उसके शरीर में एकदम से ताकत आ जाएगी, कूद के भागेगा कि हाँ हाँ चलो ऐसा काम है। या उसके कोई भी ऐसा मनपसंद काम हो, तुरंत वो दुबला पतला भूखा प्यासा भी आदमी हो, उसके शरीर में कहीं से जान आ जाती है। तो ये प्रेरणा वाली बात ऐसी होती है कि जितना खाना पीना और चीजें जरूरी हैं, वैसे ही जीवन में एक प्रेरणा होना भी जरूरी है। और अगर आप देखें कि हम लोग अक्सर कहते रहते हैं कि अरे ये बच्चे तो मोबाइल में सब डूबे रहते हैं, और कहीं कुछ वो उसमें खाली मनोरंजन की रहते हैं। तमाम ऐसे बच्चे हैं, अगर उनकी प्रेरणा अच्छी हो जाए तो उनका युवा ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव कामों में लगेगी, और वो उनके लिए भी, देश समाज हर परिवार के लिए भी अच्छा होगा अगर सब लोग अच्छे से काम करने लगे। इसलिए प्रेरणा की बहुत आवश्यकता है, और इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा। और उसमें एक जरूरी चीज ये भी है कि अगर हम अपने घर परिवार गांव क्षेत्र का कोई आदमी होगा तो उससे हम ज्यादा लगाव महसूस करेंगे। जैसे लखनऊ में एक बना रखा है कैप्टन मनोज पांडे चौराहा, गोमती नगर में। मनोज पांडे यहीं का लड़का था। और अभी भी जब मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब उस चौराहे से गुजरते हैं तो आदर श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता, और शरीर में एक नया उत्साह, रोमांच आ जाता है कि देखो इस युवा लड़के ने क्या कर दिया अपनी जान निछावर, देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए। ऐसे ऐसे बहुत लाल छिपे हुए हैं देश के हर कोने में।
ठीक है। अच्छा, 31 जुलाई तक, अभी कल ही तो था, नहीं परसों, परसों था 31 जुलाई तक, रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इसमें आंकड़े आप देख लीजिए कि 53 लाख पहली बार फाइल करने वाले शामिल हैं, और बाकी 6.2 करोड़ जो हैं रिपीट वाले हैं। तो ये परसेंटेज वाइज देखें तो ये कुल आईटीआर से 16 ज्यादा है, मतलब 53 लाख या 16.1% विस्तार हुआ है, मतलब नए लोग और आए हैं। अभी क्या है, अपना जो टैक्स बेस है, खासतौर से इनकम टैक्स बेस, टैक्स तो सरकार लेती है, जीएसटी के रूप में लेती है। आप कुछ भी खरीदने जाएं, अभी तो पैसा नहीं रहा, मिनिमम जो लेन देन की डिनोमिनेशन है दैट इज 1 रुपीज। 1 रुपए की कोई चीज वैसे तो नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आप 1 रुपए का माचिस भी लेने जाएं, माचिस मिल जाता है, या और भी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, सुई धागा पेंसिल वेंसिल ऐसी चीजें, तो भी उसमें कुछ टैक्स लगता है, वो सरकार को जाता है। लेकिन एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दो प्रकार का टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स, टैक्स बेस भारत में तमाम विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। जबकि भारत विश्व की टॉप की 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गया है। और यदि हम पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी की बात करें, मुद्रा की खरीद सकने की क्षमता की बात करें, तो हम टॉप 3 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। अब जब हम इकोनॉमी से आ चुके हैं, तो इकोनॉमी के कुछ लक्षण जो जनरल होते हैं उसको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा, या जरूरी है वो करने के लिए। तो जो डायरेक्ट टैक्स है इंडिविजुअल, वो होता है आयकर। वो आयकर जो और अन्य जो बड़ी इकोनॉमीज हैं 5 और 3 में, या अंडर 10 कह लें, तो उनकी तुलना में भारत में बहुत कम है। ये हमारे लोगों की प्रवृत्ति है कि थोड़ा अपना आय को इधर उधर करके बताते हैं। 2 प्रकार के आय वाले लोग हैं, 3 प्रकार के। एक बिजनेस में है, एक नौकरियों में है, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में। कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं जो फ्रीलांसर का काम करते हैं और अनियमित आय पे जीवित रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो जो नौकरियों वाले हैं उनका तो सब ठीक रहता है, बिजनेस वाले लोग, उनके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है। अनियमित आय वाले जो हैं उनका भी जो है कोई बहुत ठीक, उन्हीं का बहुत ठीक नहीं रहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत विवादित बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन यह है कि टैक्स बेस बढ़ना चाहिए, इंडिविजुअल टैक्स बेस बढ़ना चाहिए। ये मेरा मत नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट का मत है। तो ही हम एक विकसित इकोनॉमी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये लगभग खात्मे पे है, 5 पेज का आज का है, और ये 4 पेज हो चुका है। 31 जुलाई को, अच्छा ये 31 जुलाई को जो है, मतलब आप समझो कि लास्ट दिन सबसे ज्यादा लोगों ने जमा किया। 6 करोड़ 77 लाख लोगों में से 64 लाख लोग जो है अंतिम दिन ही अपना आईटीआर, मतलब आयकर रिटर्न दाखिल किए, है ना।
और 6.77 करोड़ लोगों में से 0.64 लोग अंतिम दिन किए और 6.13 लोग 30 जुलाई तक किए थे, उसके पहले तक किए होंगे, है ना। तो इस तरह से घटना है। अब एक थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन इसमें भी, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जो हमारी सेवाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना, उसमें जो स्थल सेना का काम है ऐसा कि वहां पे कैजुअलिटी ज्यादा होती है। कैजुअलिटी मतलब थोड़ी शारीरिक हानि होती है। वो लोग ज्यादा ही धरती पे रहते हैं और तरह तरह के बाढ़ और आतंकवादी, दंगा, इन सब चीजों का जो सिविल प्रॉब्लम भी होती है, उसमें भी आर्मी बुलाया जाता है। बाकी युद्ध और आतंकवाद में तो लगते ही हैं। वहां पे इस तरह से घायल होने इत्यादि की संभावना ज्यादा होती है। इस केस में क्या होता है कि एक आर्मी मेडिकल कोर होता है, उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स होते हैं, और वो जो आर्मी वाले हैं वो डॉक्टर्स को बहुत ही इज्जत की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि वो तो भाई लड़ भिड़ के आ गए, उसमें रहता है, प्रेरणा से पूर्ण रहता है, तो उसमें उसको अपने आप को ध्यान नहीं रहता है, अपना आपा खो देता है। उसमें जो है, उसमें कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है। लेकिन जब घायल हो जाता है तो वो फिर आता हॉस्पिटल में, तो जो नर्स और डॉक्टर होते हैं वही उनके लिए भगवान का काम करते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ये लोग उनको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, और उसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने के लिए जो नर्सेस होती हैं, हम लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैडर वाइज डॉक्टर से नीचे होते हैं नर्स। डॉक्टर एक गस्टेड ऑफिसर के रूप में होता है अगर हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन नर्सेस को गस्टेड का दर्जा नहीं मिलता है। लेकिन जो आर्मी वगैरह में होता है उसमें नर्सेस को भी हम जो है लेफ्टिनेंट का रैंक देते हैं। डॉक्टर्स को तो कैप्टन और मेजर और क्या क्या देते हैं लोग, है ना। नर्सेस को भी लेफ्टिनेंट का दर्जा, लेफ्टिनेंट एक कमीशन ऑफिसर रैंक का होता है। तो डॉक्टर तो होते हैं और नर्सेस भी काफी सेवा करती हैं पेशेंट की। अब वो बताना थोड़ा ही है। अब उसमें जो नर्सिंग कोर होता है उसमें ये श्री अमिता रानी जी मेजर जनरल की पोस्ट में पहुंच गई। आपको मालूम है जनरल बहुत बड़ी पोस्ट होती, जनरल बिपिन रावत, तो उनका रैंक था जनरल का। और जनरल से आगे पीछे की पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल, थोड़ी सी ही कम होती है जनरल से। अब एक नर्स, मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था, सैन्य नर्स सेवा, तो आर्मी मेडिकल कोर्स है, उसके अलावा सैन्य नर्स सेवा भी हो गया, है ना। एक नर्स जो है यहाँ पे अतिरिक्त महानिदेशक, एडिशनल डीजी के पोस्ट के रूप में काम कर रही हैं, और उनकी रैंक जो है वो मेजर जनरल की है। ये आपने नोटिस यदि नहीं किया होगा तो मेजर जनरल बहुत बड़ी रैंक होती है, लेकिन उनका इतना रोल होता है
हमारे जो वीर सैनिक हैं उनके हेलो, उनका इतना रोल होता है बढ़िया, इतना सेवा करते हैं कि उनको ऑफिशियली इज्जत के हिसाब से उनकी रैंक बहुत अच्छी सी की जाती है ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल सके और उनके अंदर भी जो है सम्मान की भावना आए और वो लग के सेवा करें। ठीक है, यही चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी पुणे गए थे, विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। अब शिलान्यास तो आप जान ही रहे हैं कि परियोजनाओं की शुरुआत जब की जाती है शिलान्यास किया जाता है और उद्घाटन जब परियोजना कंप्लीट हो जाती है तो उसका किया जाता है। ये उन्होंने किया था पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के अंतर्गत इसको थोड़ा इधर करते हो 1200 से अधिक घर बनाए उन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना का ही ज्यादा। और उसके अलावा एक अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। ठीक ना, ग्रीन वॉरियर्स देवेंद्र सूरा दक्षिणी में नाव हरियाणा ने पर्यावरण मित्र के साथ लगाए 2011 से सालाना 30,000, मतलब एक हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल और उनके पिता देवेंद्र सूरा ने ये चीज किया है। हाँ? ये काफी मतलब तारीफ वाली बात है। हाँ। तो ये चीजें हैं जो आप पढ़ें जरा ध्यान से, अच्छा है। डॉक्टर जितेंद्र ये हैं मंत्री हैं, और ये क्या है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। पहला एमआरआई होता है, आप तो जानते होंगे हर छोटे बड़े शहर में सब में आजकल एमआरआई की सुविधा हो गई है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पहले चलता था एक्सरे, फिर आया डिजिटल एक्सरे, फिर आया अल्ट्रासाउंड। उसी क्रम में अब एक नई टेक्नोलॉजी है एमआरआई जिसको बोलते हैं। इसको जो चुंबकत्व है मैग्नेटिक है, मतलब कि चुंबक होगा, है ना। तो जो भी चुंबक है उसकी तीव्रता होती है, कोई चुंबक हल्का होता है, कोई चुंबक बहुत तेज होता है, जो दूर से खींच लेता है लोगों को, बहुत ताकत होती है उसमें। उसको बनाने के या उसको चुंबकत्व पैदा करने के तमाम अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। वो टेक्निक अभी तो यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी तीव्रता नापते हैं। जैसे स्पीड नापते हैं हम, 40 की स्पीड से गाड़ी जा रही है कि 60 की स्पीड से जा रही है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर 100 की स्पीड से जा रही है। या हमारा जो चंद्रयान जा रहा है वो हजारों किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चला जा रहा है या प्रति घंटे की रफ्तार से चला जा रहा है। तो स्पीड नापने के लिए किलोमीटर पर आवर होता है, वेट नापने के लिए किलोग्राम होता है, करंट का नापने के लिए वोल्टेज होता है, कितना वोल्टेज है, कितना एम्पियर है। चुंबकत्व नापने के लिए क्या होती है यूनिट, जिसको कहते हैं टेस्ला, है ना। एक टेस्ला 1.5 टेस्ला बहुत ज्यादा। तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत सब काम हो रहे हैं। ढेर सारी चीजें हम लोग आयातित करते थे, तो एमआरआई की मशीन में आयातित करते थे बाहर से बना हुआ। अरे चीन वाला जो हम लोग दिवाली पूजा करते हैं, तो जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनती है
वो भी चीन से आयात होकर आ जाता था। पतंग का धागा जो माजा होता है वो चीन से आयात होकर आ जाता था। मतलब आयात होने का कोई तुक नहीं था, कोई चीज जो है बस सीधे बनाओ मत, आयातित कर लो। विदेशी मुद्रा का नुकसान होता था, रोजगार का नुकसान होता था। अब धीरे धीरे चीजें जब हम अपने यहाँ बनाएंगे तो एटलीस्ट अपनी जरूरत की चीजें बनाएंगे, हमारे 4 लड़कों को रोजगार मिलेगा। सभी लोग तो एकदम से कलेक्टर नहीं बन जाएंगे ना, हर स्तर का रोजगार है, हर स्तर के बच्चे हैं, विभिन्न प्रतिभाओं के बच्चे हैं, सबकी अलग अलग गुणवत्ता है, सबकी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। तो उसमें क्या है कि इस तरह की चीजें जब करेंगे तो बनेगा, अपने देश में बनेगा। तो ये अब तक हम लोग जो है बाहर से मंगाते थे। पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाई फील्ड मतलब 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनर का उद्घाटन हो गया। वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत एमआरआई स्कैनर विकसित किया है, और अब और दुगना हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम हुआ तकनीकी उन्नत होती जाती है, एक्सरे वगैरह तो अब पुरानी बातें हो गई थी। तब वो अब इतिहास में मेडिकल का इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तब खाली एक्सरे मशीन का जिक्र होगा, और डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और इन सब चीज़ों का की जगह अब छोटे छोटे एमआरआई की मशीनें आ जाएंगी, उसी से फोटो खींच लेगा, पूरा ऊपर से अंदर तक जानकारी हासिल हो जाएगी। डॉक्टर लोग किला और कहानियां जूनागढ़ किले के विषय में है, तो आप पढ़िएगा। एक और है क्रिकेट की खबर है, भारत ने वेस्ट इंडीज में सबसे बड़ी ओडीआई ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया। पहला रिकॉर्ड 132 रन का था, अब 143 रन का हो गया, 11 नंबर का हो गया। इसी के साथ ही आज की सेवा समाप्त होती है। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक पेज पे लिखा हुआ है यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ इन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके अलावा इनमें जानकारी है, जानकारी रहेगी तो और भी परीक्षाओं में भी पूछ सकता है। तो इसी के साथ ही आज की ये सेवा समाप्त हुई। कल फिर उपलब्ध हम यहाँ पे आएंगे और आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। और ये अभी आपको तत्काल YouTube पे ही मिल जाएगा। मेरा आपसे 2 निवेदन है कि आप YouTube पे और हमारे ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ, साथी सहपाठी के साथ उसको शेयर करें, और इस ऐप में भी जो आ सकते हैं वो आए, और हमारे जो ये प्रयास है उसको बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहन दें, उत्साहवर्धन करें और अपना ज्ञान वर्धन करें। इसी के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।